आजकल आप चैट जीपीटी की चर्चा तो खूब सुन रहे होंगे और संभवतः आपने अपने हिसाब से इसका उपयोग भी किया होगा। इसे इंटरनेट की दुनिया में बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये यूजर की जरूरत के हिसाब से कुछ ही सेकंड्स में परिणाम देने में सक्षम है। दरअसल ये जिस तकनीक पर आधारित है उसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आमतौर पर हम इंसानों की इंटेलिजेंस को ही समझते हैं, लेकिन जब इसी को मशीन द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत कंप्यूटर, रोबोट या अन्य किसी मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो इंसानों की तरह ही प्रदर्शन कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के सामर्थ्य की नकल करने की क्षमता है। इस तकनीक पर आधारित मशीनें उदाहरणों और अनुभवों से सीखती हैं। इसमें वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना, प्रतिक्रिया देना, फैसले लेना, समस्याओं को हल करना और ऐसी ही दूसरी क्षमताओं के संयोजन शामिल होते हैं। इन विशेषताओं के चलते वैज्ञानिकों ने रोबोट का विकास किया। शुरुआत में इन रोबोट्स को सीमित स्तर पर इंसानों के जैसे काम करने के लिए बनाया गया। ये उन जगहों में काम करने के लिए सक्षम होते हैं जहां आमतौर पर इंसान की जान जाने का खतरा रहता है या उसके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। और ऐसी जगहों में एक नाम युद्ध का आता है। इसलिए अब दुनिया के कई देश रोबोट आर्मी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इनमें से कई देशों ने तो अपने देश की आर्मी में रोबोट को शामिल कर भी लिया है। इसी वजह से दुनिया में रोबोट आर्मी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि रोबोट आर्मी बनाना कितना सही है, इसके तैनाती से क्या क्या जोखिम हो सकते हैं और मशीनों को इंसान की जान का फैसला लेने का हकदार बनाने पर भी कई सवाल है। क्या रोबोट आर्मी को बढ़ावा देना चाहिए या इसे भी रोक देना चाहिए? तो एक एक करके इन सवालों पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो अपनी आर्मी में रोबोट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है। वो अपने सैन्य मकसदों के लिए कई तरह के रोबोट्स का उपयोग कर रहा है। इनमें से ज्यादातर बोस्टन डायनामिक्स कंपनी द्वारा विकसित रोबोट शामिल हैं। अमेरिका के लिए इस कंपनी ने साल 2012 में सैन फ्ली नामक रोबोट को विकसित किया था। ये रोबोट कम से कम 2 मंजिला इमारत पर छलांग लगाने में सक्षम है। साथ ही छलांग के दौरान सर्विलांस फुटेज को कैप्चर करने में भी इसकी विशेषता है। इसका अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में उपयोग किया गया था। ऐसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में के-मैक्स नामक एआई इनेबल्ड हेलीकॉप्टर का खूब इस्तेमाल किया था। ये एक मानव रहित हेलीकॉप्टर है और इसका इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना द्वारा अफगानिस्तान में रसद सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया था। अब इस कड़ी में दूसरा नाम फ्रांस का आता है। फ्रांस की सेना ने अपने एक सैन्य अभ्यास में डॉग नाम के एक रोबोट को भी शामिल किया था। इसका मकसद सैन्य इस्तेमाल में रोबोट की क्षमता का परीक्षण करना था। इस दौरान फ्रांसीसी सैनिकों ने कब्जा करने वाली आक्रामक कार्रवाई, रात और दिन के दौरान रक्षात्मक कार्रवाई और शहरी युद्ध जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस रोबोट का परीक्षण किया। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्रांस अपनी सेना में जल्दी ही रोबोट्स को शामिल करेगा। इधर अपना पड़ोसी देश यानी चीन भी सैन्य मकसदों के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। दिसंबर 2021 की खबरों के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा के पास मशीन गन चलाने वाले रोबोट को तैनात किया था। साथ ही हथियारों और दूसरी सामग्री को ले जाने में सक्षम दर्जनों स्वायत्त और स्वचालित वाहनों को तिब्बत भेजा था। इनमें से ज्यादातर को सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया था। ये वो क्षेत्र थे जहां चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच भिड़ंत चल रही थी। ऐसे ही दिसंबर 2022 में खबर आई थी कि चीनी सेना ने शहरी युद्ध अभ्यास की एक श्रृंखला में ड्रोन और रोबोट का परीक्षण किया था। इन्हें जासूसी करने, युद्ध में मुकाबला करने और रसद सहायता कामों के लिए इनकी क्षमता को परखा गया था। वहीं बीते जनवरी महीने में भारतीय सेना ने अपनी सूची में हाईटेक उपकरण शामिल करने के लिए 100 रोबोटिक खच्चर और 48 जेट पैक सूट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था। जानकारी के मुताबिक इन रोबोटिक खच्चरों के दम पर सैनिक ज्यादा भार उठा सकेंगे, तो वहीं जेट पैक सूट्स की मदद से वो करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होंगे। इसी तरह दुनिया के दूसरे देश भी अपने सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रोबोट्स का उपयोग कर रहे हैं। चूंकि सैन्य मकसदों के लिए बनाए गए रोबोट के पास क्षमता होती है कि वो किसी इंसान की मदद या उसके निर्देश के बिना अपने लक्ष्य तय कर सकता है,
और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकता है। ये किसी की जान लेने या ना लेने का भी फैसला खुद ही कर सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई लोग इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। युद्ध के लिए उपयोग किए जाने वाले रोबोट्स को इन लोगों ने किलर रोबोट की संज्ञा दी है। इनके मुताबिक ऐसे रोबोट्स को सैन्य मोर्चे पर लगाना किसी विध्वंस को बुलावा देने जैसा होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर स्वचालित और स्वायत्त होंगे। इसलिए ये डर हमेशा बना रहेगा कि रोबोट गलत फैसले ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि ये कैसे सुनिश्चित होगा कि रोबोट किसे मारेगा और किसे नहीं, क्योंकि उसके लिए सभी मनुष्य समान होंगे। इसलिए ये ऐसे लोगों की भी जान ले सकता है जिनकी जान नहीं जानी चाहिए। जबकि अगर सैनिक एक इंसान होता है तो वो अपने लक्ष्य और मासूम लोगों के बीच फर्क करना जानता है, लेकिन एक मशीन हमेशा इस तरह का अंतर नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर एआई आधारित रोबोटिक आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्थान पर आर्टिफिशियल माइंड को विकसित कर लिया तो क्या ये मानव सभ्यता के लिए खतरा नहीं होगा? बावजूद इसके इतना तो तय है कि आज युद्ध में हिस्सा ले रही मशीनों की आगे भी भूमिका बनी रहेगी। जैसे परमाणु हथियारों के निर्माण से लेकर आज तक उन पर रोक लगाने और उन्हें खत्म करने की मांग होती रहती है, लेकिन वो अभी भी मौजूद हैं और दुनिया के कई देश आज भी परमाणु हथियारों का विकास कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन रोबोट्स पर भी होने वाला है। लेकिन सवाल हमेशा बना रहेगा कि इस मशीनों की सीमाओं का निर्धारण किस हद तक होना चाहिए, इन्हें फैसला लेने के कितने अधिकार दिए जाएं। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने यूक्रेन युद्ध पर रूस की आलोचना न करने वाले देशों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक भाषण में कहा कि दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और भारत जैसे देश यूक्रेन संकट पर रूस की आलोचना करने से झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को बराबरी से लागू नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब वो इन देशों के नेताओं से बात करते हैं तो कई उनको ये भरोसा देते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनकी चिंता ये है कि ये सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं होते। द वर्ल्ड पॉलिसी फोरम कार्यक्रम में बोलते हुए ओलाफ शॉल्स ने कहा, वो चाहते हैं कि बराबरी की शर्तों पर प्रतिनिधित्व हो और पश्चिम के दोहरे मापदंडों का अंत हो। उधर 19 मई को सऊदी अरब के जेद्दा में अरब लीग की बैठक हुई। इस बैठक में ओमान, फिलिस्तीन, मिस्र, लेबनान, यमन समेत सभी सदस्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक की सबसे खास बात ये रही कि करीब 12 साल बाद सीरिया ने भी इसमें हिस्सा लिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद इसमें शामिल हुए। दरअसल सीरिया में लोकतंत्र समर्थकों पर दमन के बाद अरब लीग ने 2011 में सीरिया की सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन इसी महीने सीरिया को अरब लीग में फिर से शामिल कर लिया गया है। सऊदी अरब समेत बाकी सदस्य देशों ने अब ये मान लिया है कि सत्ता पर असद की पकड़ काफी मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि अरब लीग अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। मार्च 1945 में मिस्र की राजधानी काहिरा में इसकी स्थापना हुई थी। सीरिया के आ जाने के बाद अरब लीग के सदस्यों की संख्या 23 हो गई है। हाल ही में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी है। बढ़ती महंगाई और कर्जे के बोझ में डूबे घाना की सरकार ने बीते वर्ष जुलाई में ही बेल आउट पैकेज के लिए IMF के साथ बातचीत शुरू की थी। दरअसल बेल आउट पैकेज आमतौर पर संभावित दिवालियापन के खतरे का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता देने के लिए दिया जाता है। ये ऋण नकद या बॉन्ड के रूप में हो सकता है। इससे किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने से बच जाती है। इस पैकेज के जरिए अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जाती है। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए रुख करते हैं आज के सवाल का। रोबोटिक आर्मी के सकारात्मक पक्षों को उजागर करते हुए इसके नैतिक पक्षों का उल्लेख कीजिए।